नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया है और अब जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की बारी तो है ही और उसके बाद 2026 में बंगाल की भी बारी है। और बंगाल की राजनीति कैसी है और बंगाल में ममता बनर्जी का दबदबा कैसा है और ममता बनर्जी कितनी बड़ी नेता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब कॉन्फिडेंस लेवल बीजेपी का यह है कि अब जीत के फौरन बाद शुवेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के नेता हैं, हालांकि वो पहले तृणमूल कांग्रेस के ही नेता थे लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और क्यों किया, उनके ऊपर कितने सारे आरोप लगे, ये एक अलग बहस का विषय है। तो शुवेंदु अधिकारी ने ये ऐलान कर दिया पत्रकारों से बात करते हुए कि अब अगली बारी जो है वो 2026 में ममता बनर्जी की है। यानी कि अब जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सफाया हुआ, ठीक वैसा ही अब बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का होगा। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी को इतनी आसानी से हटा देना कोई छोटी मोटी बात है या फिर इतना आसान होगा बीजेपी के लिए? क्योंकि इससे पहले कितने सारे चुनाव हुए हैं, चाहे वहां पर इससे पहले उपचुनाव हुआ, इसके बाद लोकसभा का भी चुनाव हुआ, विधानसभा का भी चुनाव उस वक्त हुआ जब सारे के सारे दिल्ली के केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो बंगाल पहुंच गए थे। अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के तमाम बड़े नेता उतर गए थे, लेकिन ममता बनर्जी एक अकेले खड़ी रहीं और इसके बावजूद बीजेपी को वहां से खदेड़ दिया, यानी कि उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की। तो एक ऐसी नेता ममता बनर्जी को हरा पाना या फिर चुनौती दे पाना बीजेपी के लिए कितना आसान होगा और कितना मुश्किल काम है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए केशव झा हमारे सहयोगी हैं। केशव, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव कि जीत के बाद जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है बीजेपी का, और इसी कॉन्फिडेंस में आकर के शुवेंदु अधिकारी ने यह कह दिया कि अब अगली बारी ममता बनर्जी की है, तो ममता बनर्जी के लिए इस तरीके का बयान देना और बीजेपी का वहां पर कब्जा करना कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, बीजेपी का वनवास जो 26 साल का था दिल्ली में वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो 75 साल से तकरीबन वनवास है बंगाल में बीजेपी के लिए वो खत्म नहीं हो रहा है। हालांकि हम 75 साल कहना सही नहीं होगा क्योंकि उस समय बीजेपी जनसंघ हुआ करते थे, उसके बाद बीजेपी 1980 में जाके बनी। लेकिन अगर देखें पश्चिम बंगाल के इतिहास को तो बीजेपी के लिए किसी वनवास से कम ही नहीं है। पहले कांग्रेस की सरकार रही, बाद में लेफ्ट ने तकरीबन 32 साल का शासन किया, उसके बाद 2011 से अभी तक कंटिन्यू ममता बनर्जी शासन कर रही है। शुवेंदु अधिकारी लगातार ये बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ खेला होगा। वो तो पहले भी लोकसभा चुनाव में भी ये कह रहे थे कि उनके साथ खेला होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी के साथ ही खेला हो गया। जो उसकी सीट थी उससे भी कम उसकी सीटें आई। दावा तो था कि 25 से 30 सीटें जीतेंगे और ममता बनर्जी का सफाया हो जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी ने तमाम जो मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद उसने दिखा दिया कि जो बंगाल की जो शेर है, बंगाल की जो दुर्गा है, ममता बनर्जी है। दुर्गा वहां के टीएमसी कार्यकर्ता उनके लिए कहा करते हैं क्योंकि वो बीजेपी से चाहे कांग्रेस से या लेफ्ट से अकेली लड़ती रही। कौन भूल सकता है जो वहां पे एक सिंगूर वाला आंदोलन हुआ था, उससे निकल करके आई, लेफ्ट को उखाड़ कर फेंका। तो बीजेपी किसी लेफ्ट से बड़ी चुनौती तो नहीं हो सकती क्योंकि जो लेफ्ट का संगठन बंगाल के अंदर जो लेफ्ट का एक संगठनिक वो ढांचा रहा है और लड़ने की क्षमता रही है, उसको उखाड़ करके उन्होंने फेंका है। और जिस तरीके से शासन डंके की चोट पे कर रही है, ऐसे में शुवेंदु अधिकारी का बयान मुझे लगता है कि खोखले ही साबित होंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी सबने देखा है कि संदेश खाली का मुद्दा हो, महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, चाहे पंचायत चुनाव के हिंसा का मुद्दा हो, चाहे तमाम ऐसे मुद्दे थे, बीजेपी ने उसको गरमाने की कोशिश की, मीडिया के जरिए हो, चाहे सीआरपीएफ का पूरा बटालियन उतारना हो, चाहे केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज उतारनी हो, चाहे जिस तरीके भी नैरेटिव थी मशीनरी की, वो पूरी कोशिश करी, लेकिन ममता बनर्जी को वहां नहीं उखाड़ पाए। तो ऐसे में नहीं लगता है 2026 में बीजेपी कोई करामात कर सकती है क्योंकि दिल्ली चलिए राष्ट्रीय राजधानी का मुद्दा था, वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, लेकिन ममता बनर्जी किसी दूसरी राजनीति, दूसरी मिट्टी के बनी है, उनसे निपटना शायद बीजेपी के लिए आसान ना हो। बिल्कुल, ये आसान तो नहीं होगा। और आपको ये भी याद होगा कि संदेश खाली के मुद्दे को भी कैसे उठाया गया था और संदेश खाली के मुद्दे पर तो लगातार इस तरीके से घेरा गया था और जो मीडिया कवरेज थे उसको भी इस तरीके से दिखाया गया कि वो पूरा का पूरा जो ऐसा लग रहा था कि जनादेश वो जो है
वो ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ी हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बाद में फिर जो हकीकत सामने आने शुरू हुए और जो स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बहुत सी चीजें सामने आई, उसके बाद सब कुछ क्लियर हुआ कि किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा या फिर नैरेटिव गढ़ा गया था। इसके साथ साथ बंगाल में एक सबसे खास बात यह है कि बंगाल में एक बंगाली अस्मिता की भी बात रही है, क्योंकि वहां पर कोई बाहरी जाकर के राज नहीं कर सकता है। और वहां ममता बनर्जी हमेशा से बंगाली अस्मिता को लेकर के भी एक राजनीति करती रही हैं और हमेशा से ये एक चुनावी मुद्दा रहा है। तो ऐसे में भी बंगाल के, हालांकि शुभेंदु अधिकारी खुद भी बंगाली हैं, लेकिन इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि एक ममता बनर्जी के साथ जो बंगाली अस्मिता की जो चीजें जुड़ी हुई हैं केशव, वो किसी दूसरे नेताओं के साथ मजबूती के साथ नहीं जुड़ सकती हैं? ये बंगाली अस्मिता और बंगाली बनाम बाहरी वाला जो मुद्दा है बंगाल में काफी चलता है। वहां पे आपको पता है कि जब आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया गया था तो उनपे बंगालियों के खिलाफ गाना लिखने या गाना गाने का आरोप लगा और काफी अपमानित भरे जो गाने थे, शब्दों का इस्तेमाल का आरोप लगा। बाद में बीजेपी को मजबूरन उनका टिकट काटना पड़ा, अंदर खानी टिकट काटे। बाद में पवन सिंह ने खुद नाम वापस ले लिया। तो इतना बड़ा मुद्दा है कि एक गाने की वजह से पवन सिंह जैसे स्टार को वहां से हटना पड़ा और पूरा का पूरा चुनाव जो था वो बीजेपी वहां पे हार गई। कहीं ना कहीं इसी महिला अस्मिता वाले मुद्दे पे बीजेपी का जो डबल स्टैंडर्ड्स थे, मसलन आप बात कर रहे हो संदेश खाले की, महिला उत्पीड़न की, लेकिन आपके जो पार्टी में कुछ ऐसे नेता आते हैं जो गलत बयानी करते हैं। जो आपके दिलीप घोष है, ममता बनर्जी के खिलाफ कैसे बयान का इस्तेमाल कर रहे थे, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, शुभेंदु अधिकारी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, क्योंकि उनपे खुद एक तरीके से दाग रहा है भ्रष्टाचार का। वो अगर बात करें साफ छवि की, इस तरह की राजनीति की, तो उनको शोभा नहीं देता। ऐसे में ममता बनर्जी पे जो तमाम, अभी देखिए ना आरजी कर वाला ही मुद्दा हुआ, उसको भी एक तरीके सेंट्रल मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। तो ये सब ममता बनर्जी पे चिपक नहीं पाया, क्योंकि मजी हुई खिलाड़ी है, वो जानती हैं किस तरीके से इसको काउंटर करना है। जो काउंटर प्रोटेस्ट बीजेपी करती है उससे भी निपटना ममता बनर्जी हमेशा जानती है किस तरीके से उससे निपटा जाए। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी के बंगाली अस्मिता से लड़ना बीजेपी के बस की बात नहीं है। और उन्होंने बखूबी एक गुजराती बनाम बाहरी वाला जो मुद्दा था उसको वहां इंप्लीमेंट किया और एक सेंट्रल मुद्दा वहां बना दिया, क्योंकि वहां पे मोदी जी गुजराती थे, अमित शाह गुजराती थे और ममता बनर्जी बंगाली थी। तो इस मुद्दे को उन्होंने भुनाने में कामयाबी हासिल की। मुझे लगता है आगे भी यही मुद्दा हो सकता है 2026 में भी। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती दे पाना बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। हालांकि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ममता बनर्जी एक ऐसी नेता हैं और ऐसी कद्दावर हैं कि अभी अगर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की भी बात कही जा रही है तो कई सारे नेताओं ने ममता बनर्जी का ही नाम लिया है। और खुद ममता बनर्जी को भी ये ऐतराज नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी को कैसे उनके अंदर जो नेतृत्व क्षमता है और जिस तरीके से दूसरे पार्टियों के साथ जो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कमाल की है। और वही सारी चीजें जो है वो ममता बनर्जी को एक दिग्गज नेता बनाती हैं। खैर, दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ गया है। और अब जो है शुभेंदु अधिकारी का यह कहना है कि अब अगला निशाना जो है वो बंगाल है और बंगाल में भी ऐसे ही फूल खिलाना चाहेगी जैसे कि उन्होंने दिल्ली में खिलाया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में दिल्ली की तरह ही बंगाल जो है बीजेपी के लिए इतना ज्यादा आसान होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।